अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है ऑसिलेटर्स के ऊपर और इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, फर्दर इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होती हैं ऑसिलेटर्स की, और उन टाइप्स में फिर फर्दर जो कैलकुलेशंस हैं वो किस तरह से परफॉर्म होती हैं। तो ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी कि एक ऑसिलेटर क्या होता है। इट इज़ अ सर्किट और द ऑसिलेटर कन्वर्ट्स द डायरेक्ट करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई टू एन alternating current and they are used in many of electronic devices। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं इनमें, मतलब जितनी भी डिवाइसेस जिनमें क्लॉक पल्स जनरेट करवाते हैं आप, वो क्यों होता है, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन ऑसिलेटर्स, और ऑसिलेटर्स की वजह से ही वो क्लॉक जनरेट होती है। तो ऑसिलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट को, जो कि पावर सप्लाई से आ रहा होता है, उसको कन्वर्ट करती है अल्टरनेटिंग करंट में, और या फिर को फर्दर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। द सिग्नल्स यूज्ड इन द ऑसिलेटर्स आर साइन वेव्स और स्क्वायर वेव्स। The sum of examples are the signals are broadcasted by the radio, television transmitters, clocks which are used in computers and in video games। तो ये सारी वो एप्लीकेशंस हैं जो ऑसिलेटर्स की आप यूज़ करते हैं। अब अगर सिंपल एक ऑसिलेटर की बात करें तो जो ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये बुक से नहीं है, लेकिन ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रही है कि जस्ट एक एम्पलीफायर है, ओपन लूप एम्पलीफायर है, ठीक है, जिसमें आउटपुट को आप फीडबैक कर रहे हो थ्रू अ बीटा अटेन्यूएटर फीडबैक नेटवर्क, और इसको फिर आप फीडबैक करके इनपुट के साथ दोबारा से एम्पलीफायर की इनपुट बना रहे हो, ठीक है। अब होगा क्या, हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये बेसिकली एक एम्पलीफायर ही है जिसमें आपने फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क को यूज़ किया और आपने एक एम्पलीफायर को ऑसिलेटर का सर्किट डिज़ाइन करवा दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन किस तरह से करेगा? फंक्शन ये इस तरह से करेगा कि जैसे ही इनपुट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फ़र्ज़ करें मैं फ़िलहाल ये जो एरो इसको ख़त्म करता हूँ, मैंने कोई भी इनपुट अप्लाई की, वो इनपुट इस एम्पलीफायर से गुज़री, तो इस एम्पलीफायर का गेन है ए, ठीक है। तो जो वी आउट होगा दैट विल बी ए टाइम्स वी इन, ठीक है। तो ये वी आउट विल बी इक्वल टू ए टाइम्स वी इन। अब उसी को मैंने फीडबैक करवा दिया, ठीक है, और ये जो भी सर्किट है फीडबैक का, बीटा इसको मैंने नाम दे दिया, तो बीटा विल बी मल्टीप्लाइड बाय वी आउट, जो कि है ए टाइम्स वी इन। तो अब ये हो जाएगा ए बीटा टाइम्स वी इन, ठीक है। मीन्स के इसका गेन और इसका गेन, दोनों का गेन मिलके वी इन से मल्टीप्लाई होगा और वो बाद में फीडबैक हो जाएगा इस सर्किट को, ठीक है। अब आपकी जो ए और बीटा का प्रोडक्ट है, अगर आप कोई इनपुट अप्लाई नहीं करते तो आपका जो वी आउट है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन ए इंटू बीटा, और इसको आप कहते हैं ओपन लूप गेन ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये तीन तरह से आप ले सकते हैं। ओपन लूप एम्पलीफायर या ओपन लूप गेन अगर आपका लेस देन 1 हो, मीन्स कि ये वैल्यू 0.9 है, 0.8 है, 0.7 है, लेस देन 1 कोई भी वैल्यू है, उस केस में क्या होगा, फ़र्ज़ करें इनपुट की वैल्यू आपने दी 2, ठीक है, यहाँ से ए बीटा की वैल्यू आ रही है 0.9, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 विल गिव यू 1.8, ठीक है। इनपुट आपने 2 दी थी, लेकिन यहाँ पे जो आपको मिला दैट इज़ 1.8।
एक साइकिल आपने पूरा किया, ठीक है। अब जो आपकी वी आउट आ रही है वो आ रही है 1.8। अगेन आपने इस एम्पलीफायर से उसको गुजारा, 1.8 विल बी अगेन मल्टीप्लाइड बाय 0.9, तो ये 1.8 से भी कम हो जाएगा, ठीक है। और ये कम होते 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 ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। मीन्स के साइनोसॉइडल सिग्नल जो जनरेट हुआ था ऑसिलेटर से, वो ऑसिलेशंस कम होते होते आपकी ऑसिलेशन 0 हो जाएगी इफ़ ए बीटा इज़ लेस देन 1। लेकिन अगर ए बीटा इज़ ग्रेटर देन 1, उस केस में क्या होगा कि ये वी एफ की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है, मीन्स ए बीटा ग्रेटर देन 1 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो इनिशियली ये वैल्यू कम होगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, मीन्स के ये बिल्ड होती जाएगी साइनोसाइडल वेव जो है, ठीक है। मतलब ऑसिलेशंस आपकी बिल्ड होनी शुरू हो जाएंगी 0 से एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टेबल ऑसिलेशन लेनी है तो उस केस में ज़रूरी है कि आपका ए बीटा की वैल्यू जो है दैट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी लेस देन 1 की, वो आपकी 0 से मैक्सिमम से स्टार्ट होते होते आहिस्ता आहिस्ता 0 हो जाएगी। लेकिन जो सेकंड केस है, इस केस में जो आपकी आउटपुट आएगी दैट विल बी बिल्डिंग अप एंड ऑसिलेशंस उसकी इंक्रीज होती जाएंगी, और जो ए बीटा इक्वल टू 1 है, यूनिटी गेन है, उस केस में आपकी जो ऑसिलेशन होगी या ऑसिलेटर का जो आउटपुट होगा दैट विल बी स्टेबल, और उसमें कोई आपको ख़त्म होती हुई चीज़ नज़र नहीं आएगी, बल्कि वो सिंपल आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टेबल रहेंगी, ठीक है। तो इस केस में दो शराइत हैं जो आपने पूरी करनी है। फर्स्ट वन इज़ कि आपने ए बीटा शुड बी इक्वल टू 1 अगर आपने स्टेबल आउटपुट लेनी है तो ऑसिलेटर से, और इस केस में आपका जो फेज डिफरेंस है दैट शुड बी आल्सो इक्वल टू 0, मीन्स के इनपुट और वी एफ का फेज डिफरेंस जो है वो अगर सेम होगा तो उस केस में आपकी जो आउटपुट है वो स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो इसको फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। पहले टाइप्स देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी ऑसिलेटर्स की। फर्स्ट वन इज़ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स, देन वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स, देन ट्यून्ड ऑसिलेटर्स, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स, यूनी जंक्शन ऑसिलेटर्स। तो ये सारी टाइप्स हैं। इनमें से जस्ट हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स और वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स को। तो जो मैं बात पहले कर रहा था कि अगर आपकी वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 1 है तो वो आपकी आउटपुट कुछ इस तरह से होगी, और अगर लेस देन 1 है तो आपकी आउटपुट रिवर्स होगी, मीन्स यहाँ पे हायर ऑसिलेशंस होंगी, फिर कम होते 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 एक टाइम आएगा कि आप 0 हो जाओगे, ठीक है। तो जो दो कंडीशंस मैंने आपको बताई वो ये हैं कि द फीडबैक सिग्नल मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। जो आप ये फीडबैक सिग्नल दे रहे हो दैट शुड बी पॉजिटिव, एंड जो ओवरऑल गेन है दैट मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी, मतलब ये जो गेन है दैट ये गेन आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। उस केस में आपकी आउटपुट स्टेबल आएगी ऑसिलेटर की। तो अगर पहली टाइप को डिस्कस करें हम तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स हैं। जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स, मतलब जो ये आउटपुट जनरेट करेगा इनपुट के अगेंस्ट दैट विल बी ऑफ 180 डिग्रीज फेज शिफ्ट, और दूसरा 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट आएगा तो इसका मतलब है जो भी मैं इनपुट पे दूंगा वो मैं इन्वर्टिंग इनपुट पे इनपुट दूंगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मुझे इसके नाम से अंदाज़ा हो रही हैं। तीसरा आरसी है, तो आरसी सर्किट इसमें यूज़ होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मुझे कंफर्म होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो पहले मैंने सर्किट पढ़ा है ये बीटा वाला, अब मैंने इस बीटा को रिप्लेस कर दिया है सिंपल इस आरसी सर्किट से, ठीक है। ये आरसी सर्किट जो है ये आपको 180 डिग्रीज़ के फेज़ के साथ एक
ऑसिलेशन देगा, मतलब इसकी आउटपुट जो भी आप इनपुट देंगे उसका 180 डिग्रीज़ का फेज शिफ्ट के साथ आपको आउटपुट देगा ये, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि ये 3 आरसी सर्किट्स हैं, अब सिंगल आरसी सर्किट जो है ना उसको आप हाई पास फिल्टर भी कहते हैं, उसको आप फेज़ लीड सर्किट भी कहते हैं। सिंपल जो ये सिंगल आरसी सर्किट है, इस आरसी सर्किट को आप फेज़ लीड सर्किट भी कहते हैं। फेज़ लीड का मतलब है कि ये आपको एक आरसी सर्किट 90 डिग्रीज़ का फेज़ शिफ्ट, 0 से लेके 90 डिग्रीज़ तक का फेज़ शिफ्ट दे सकता है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे 180 डिग्रीज़ का फेज़ शिफ्ट यहाँ से इसकी आउटपुट में मिल रहा है, लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा ओवरऑल जो फेज़ शिफ्ट है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ जो आउटपुट आ रही है वो 180 डिग्रीज़ के फेज़ शिफ्ट के साथ है, लेकिन जो मैंने फीडबैक देना है VF शुड बी इन फेज़ विद इनपुट वोल्टेज, ठीक है। मतलब कि उन दोनों में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो वो फेज़ डिफरेंस कैसे ख़त्म होगा कि मैं कोई ऐसा सर्किट डेवलप करूं जो ये 180 डिग्रीज़ के फेज़ शिफ्ट को नेगेट कर दे, ठीक है। तो आउटपुट पे 180 डिग्रीज़ का फेज़ मुझे मिल गया शिफ्ट। अब मैंने उसमें अगर 180 डिग्रीज़ का फेज़ शिफ्ट और करूं तो मैं वापस 360 पे चला जाता हूं, ठीक है। मतलब मेरा फेज़ डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा सर्किट डेवलप करना है कि मुझे 180 डिग्रीज़ का फर्दर फेज शिफ्ट मिले, ताकि मैं 180 प्लस 180 360 पे चला जाऊं, जो कि फेज शिफ्ट को ज़ीरो कर दे, ठीक है। अब ये देखें, ये एक आरसी सर्किट ये है, ये एक आरसी सर्किट है और ये एक आरसी सर्किट है। 3 आरसी सर्किट्स मैंने यूज़ किए, ठीक है। इन 3 में की बजाय मैं 2 भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि 0 से लेके 90 डिग्रीज़ का फेज शिफ्ट एक आरसी सर्किट देता है, ठीक है। तो एक आरसी सर्किट जो है वो 90 डिग्रीज तक का देता है, तो मुझे 180 चाहिए। तो हो सकता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ना हो कि एक आरसी सर्किट से एग्जैक्टली 180 डिग्रीज़ का फेज शिफ्ट मिले, ठीक है। वो 70 डिग्रीज़ का भी हो सकता है, वो 45 डिग्रीज़ का भी हो सकता है, वो 60 डिग्रीज़ का भी हो सकता है। इसलिए एहतियातन मैं एक एक्स्ट्रा आरसी सर्किट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि 60 डिग्रीज़ का ये फेज शिफ्ट देगा, 60 का ये देगा, 60 का ये देगा। तो 3 का मतलब है टोटल ये मिला के 180 डिग्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ एक और आरसी सर्किट यूज़ करूँ, सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन 45 डिग्रीज़ का ये देगा, 45 का ये देगा, 45 का ये और 45 का फोर्थ वाला, ठीक है। तो इस केस में मुझे सिर्फ 3 ही यूज़ करने हैं, 60 प्लस 60 प्लस 60, तो टोटल ये 180 डिग्रीज़ का फेज शिफ्ट देगा। अब दूसरा ये है कि फ़र्ज़ करें ये तीनों मैंने इकट्ठे लगा दिए, इनमें से हो सकता है कि ये आरसी 60 का दे रहा हो, ठीक है, ये आरसी सर्किट 40 का दे रहा हो या 45 का दे रहा हो, और ये आरसी फिर जो रिमेनिंग है 180 डिग्रीज़ को पूरा करने के लिए उसका दे रहा होगा। तो इन तीनों का जो सम है ना, दैट विल बी 180 डिग्रीज़ इन एनी केस, ठीक है। तो 180 डिग्रीज़ का फेज शिफ्ट यहाँ आउटपुट में मुझे मिल गया, और 180 डिग्रीज़ के फेज शिफ्ट के लिए मैंने ये सर्किट लगा दिया। तो टोटल 180 प्लस 180 इज़ 360। तो जो यहाँ पे मुझे फीडबैक सर्किट में जो यहाँ पे इनपुट हो रही होगी, दैट विल बी 360 डिग्रीज़, जो कि अगेन मैं ज़ीरो पे चला गया हूँ, और मेरा फेज शिफ्ट जो है वो इनपुट और जो VF है वो दोनों इन फेज़ आ जाएंगे और उनका फेज डिफरेंस कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए, ये फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 1/2 पाई RC स्क्वायर रूट ऑफ 2n, ठीक है। 2n का क्या मतलब है, 2 आपके पास कांस्टेंट है और n की वैल्यू डिपेंड करती है RC सर्किट्स पे। क्योंकि यहाँ पे 3 RC सर्किट्स हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे आप, तो वो 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 4 होते तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 करते तो यहाँ पे 8 आ जाता, ठीक है। तो ये जो आपका सर्किट है ये आपका डिपेंड करता है 1/2 पाई RC स्क्वायर रूट ऑफ 2
multiplied by n. n is number of RC circuits you are using. तो इट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट ये आपको देगा आउटपुट में. अगर आप इसकी सिंपल डायग्राम देखें ट्रांजिस्टर के साथ तो कुछ इस तरह से है. VDD RD आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसके बाद RS CS इसके पैरेलल में है. तो बाकी वो जो RC का सर्किट है वो एज इट इज़ नीचे यूज़ किया हुआ है. ठीक है. द एम्पलीफायर मस्ट सप्लाई इनफ गेन टू कंपनसेट फॉर लॉसेस. द ओवरऑल गेन मस्ट बी यूनिटी. ओवरऑल गेन आपका हमेशा 1 होना चाहिए. तो अगेन वही दो कंडीशंस हैं, आपका गेन 1 होना चाहिए और आपका जो फेज शिफ्ट है वो 0 होना चाहिए. ठीक है. तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है. इसके बाद सेकंड टाइप जो है दैट इज़ वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स. इसमें वेन ब्रिज आपका यूज़ होता है और सिंपल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ होता है. जो वेन ब्रिज की आउटपुट है वो आप दे रहे होते हो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और जो इसका एक साइड है डी पॉइंट जो है वो आप कनेक्ट कर देते हो पॉजिटिव टर्मिनल पे. और फर्दर पॉजिटिव VCC और नेगेटिव VEE ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के एज इट इज़ होते हैं. और इसके लिए जो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हो उसके लिए एक्सप्रेशन है 1/2 R1 C1 R2 C2. ठीक है. तो ये सिंपल इसका सर्किट है. द फीडबैक रेजिस्टर्स आर R3 एंड R4. R3 और R4 आपके फीडबैक के साथ कनेक्ट हैं. द फेज शिफ्ट कंपोनेंट्स आर R1 C1 एंड R2 C2. R1 C1 R2 एंड C2. ठीक है. तो ये सिंपल वेन ब्रिज ऑसिलेटर है जो कि हार्मोनिक साइनोसाइडल वेव आपकी जनरेट करने के लिए आप यूज़ करते हो. तो वो एप्लीकेशंस जहाँ पे आपको साइनोसाइडल सिग्नल की रिक्वायरमेंट है इनपुट पे, या साइनोसाइडल सिग्नल आपने जनरेट करना है तो उस जगह पे आप इसको यूज़ करते हैं. इसके बाद ये एक प्रॉब्लम गिवन है. इट इज़ डिज़ायर्ड टू डिज़ाइन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर as in figure 14.21a using an FET having GM is equal to 5000 microsiemens, RD is equal to 40 kilo ohm, and feedback circuit value of R that is equal to 10 kilo ohm. Select the value of C for oscillator operation at 1 kilohertz and RD for A greater than 29 to ensure oscillation action. ठीक है. तो सिंपल वही इक्वेशन आप यूज़ करोगे 1/2 RC स्क्वायर रूट ऑफ 6. वी कैन सॉल्व फॉर C. यहाँ से C आप इस तरफ ले आए, F नीचे ले जाएंगे. तो F की वैल्यू भी गिवन है, R की वैल्यू भी गिवन है. पाई की वैल्यू आप प्लेस कर लोगे 3.14 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.5 नैनो फेरेड आपके पास आंसर आ जाएगा. Further using equation 14.36 we solve for RL to provide a gain of say A is equal to 40. तो गेन आपने फाइंड आउट करना है दैट इज़ इक्वल टू GM RL. ठीक है. तो RL इज़ इक्वल टू A मोड ऑफ GM. A की वैल्यू 40 गिवन है, GM की वैल्यू 5000 मल्टीप्लाइड बाई 10 - 6 मीन्स के 5000 माइक्रो सीमेंस आपको गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 8 किलो ओम. और RD के लिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. RD की वैल्यू 10 किलो ओम. सिमिलरली एक और एग्जांपल है जो कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर फॉर 14.24. इसमें F0 आपने फाइंड आउट करना है 1/2 RC. और फर्दर C की वैल्यू आप निकालेंगे जब तो F0 की वैल्यू आ जाएगी 3120.7 हर्ट्स. इसी तरह जो लास्ट एग्जांपल है दैट इज़ डिज़ाइन RC एलिमेंट ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर इन फिगर 14.244 इफ़ F0 इज़ इक्वल टू 10 किलो हर्ट्स. ठीक है. तो C की वैल्यू आपने इसी फार्मूला से निकाल लेनी है. F0 को नीचे ले आएंगे, C को इस तरफ ले आएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 159 पिकोफैरेड. और वी कैन यूज़ R3 एंड R4 टू प्रोवाइड रेशो R3/R4 ग्रेटर दैन 2
for oscillation to take place. ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़.